सो नोवाक जोकोविच के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने के लिए, और सबसे अहम बात यह है कि आज मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 19वां दिन है और आज भी जुल्म व बर्बरियत की दास्तान जारी है। लेकिन आज है जुमा और आज जुमे को एक बड़े एहतजाज, एक बड़े मार्च की कॉल दी गई है नमाज जुमा के बाद, और लोग कर्फ्यू तोड़कर अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अब्दुल्ला, आज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर कश्मीरीज ओवर देयर। जुल्म सहने की बर्दाश्त खत्म, अब आज़ादी ही वाहिद मुतालबा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज मकबूजा कश्मीर में भरपूर एहतजाज होगा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। 5 अगस्त के बाद से कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल 18 दिन बाद भी बरकरार है। हज़ारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जाने कितनों की जान गई, और खुराक और दवाओं की किल्लत का अजाब अलग। इस पर आज मोदी सरकार के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है और पूरी वादी में एहतजाज होगा। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज और मुबस्सरीन भेजने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारत से मुज़ाकरात करने का ना अब कोई फ़ायदा है और ना ही इरादा। नस्ल कुशी के खिलाफ काम करने वाली अमरीका की गैर सरकारी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भी कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि यह इक़दाम पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। जो हम मुसलसल कहते आ रहे थे, अब बैन अक़वामी इदारों ने उसकी तस्दीक की है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। जहाँ 17 दिन से कर्फ्यू चल रहा हो, जहाँ खाना दस्तयाब ना हो, जहाँ अद्वियात ना मिल रही हो, जहाँ जिंदगी मौत की कश्मकश में उनके बूढ़े माँ बाप दिखाई दे रहे हों, जहाँ छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हों, एड़ियां रगड़ रहे हों, वहाँ फिर अवाम अपने हाथों में फैसले ले रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। इंडिया कब तक कर्फ्यू रख ले? हमेशा तो नहीं रख सकता। इस मसले का हल ज़रूरी है। इस मसले का हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उसके तहत है। कर्फ्यू आप 6 महीने बढ़ा लेंगे, जुल्म बहुत, जुल्म कब तक? जुल्म बढ़ेगा तो ख़त्म। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्कर्दू जलसे से खिताब में कहा कि तारीख मोदी को सिर्फ कातिल के तौर पर याद रखेगी। तुम लोगों की कनपत्ती पर बंदूक रख सकते हो, लेकिन लोगों का ज़हन नहीं तब्दील कर सकते। तुम पैलेट गन से लोगों की आंखें अंधी कर सकते हो, लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं छीन सकते। तुम फौज के बूटों की धमक से आजादी के जज्बे को खत्म नहीं कर सकते हो। आलमी अदालत इंसाफ जाने की तैयारी के साथ वज़ीर आज़म खुद अक़वाम मुत्तहिदा जाकर दुनिया को कश्मीर के हालात बताने का ऐलान भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब भारत पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। फ्रांसीसी सदर ने भी नरेंद्र मोदी पर मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है। देखें क्या होता है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। फवाद, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर वहाँ आज भरपूर एहतजाज भी किया जाना है। आपको लगता है कि कश्मीरियों की आवाज़ से और पाकिस्तान की कोशिशों के बाद से क्या आलमी ज़मीर इस बारे में जागा है, या एटलीस्ट कुछ हमें सुनाई दे रहा है दुनिया भर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो निकलें और भरपूर और बड़ी तादाद में निकलें, और जो फाशिज़म मुसल्लत किया गया है उनके ऊपर, जो जुल्म का दौर उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, कैद का जो एक सिलसिला उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, उसको मुस्तरद करें। आज़ादी के हक़ के लिए बाहर निकलें। अपनी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं और कश्मीरियों ने अपनी जंग हमेशा खुद लड़ी है। पाकिस्तान इस जंग में उनके साथ रहा है, लेकिन जो लीड है वो हमेशा कश्मीरियों ने खुद ली है। अब भी कश्मीरी ही लीड लेंगे और इंशाअल्लाह आज लाखों की तादाद में कश्मीरी बाहर निकलेंगे और भारत को और दुनिया को बता देंगे कि वो इन इक़दामात को मुस्तरद है। एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कश्मीरी खुद भी बड़ी अच्छी तरह अपनी आवाज़ जो है दे मेक इट लाउड एंड क्लियर कि दुनिया सुन सके। फवाद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि इस सूरत हाल में भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात की मेज़ नहीं तो फिर हुकूमत किस तरह कश्मीरियों की मदद करेगी और ये इंसानी अलमिया बनने से किस तरह रोका जाएगा?
इंसानी अलमिया तो बन चुका है। इंसानी अलमिया तो पहले ही है, जब आप हज़ारों लोगों को पाबंद सलासिल करें सिर्फ अपना जमहूरी हक मांगने के लिए, जब आप हज़ारों लोगों को रोज़गार से महरूम कर दें, जहाँ पर बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को जो है वो तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जहाँ पे नौजवान लड़के जो हैं उनको जान से जाना पड़े, बच्चे जो हैं उनको पैलेट गन्स का सामना करना पड़े, तो वो इंसानी अलमिया तो बन चुका है। सवाल ये है कि इसके पहले हमने भारत से क्या क्या नहीं किया मुज़ाकरात के लिए। हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ नहीं दिया था, एक दिन पहले उन्होंने कहा आप एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। जब करतारपुर का इफ्तिताह किया काम का, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर उठा के देखिए उन्होंने क्या बातें की। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जैसा फाशिस्ट जो इस वक्त हिंदुस्तान में आया है, उसने पूरे इस वक्त सब कॉन्टिनेंट को एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है और इस सूरत हाल में मामला कहीं भी जा सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है इस वक्त दुनिया को यकीनन कंसर्न होना चाहिए। इस वक्त 2 एटमी ताकतें एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खड़ी हैं और अगर हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, हम अमन के लिए खड़े हैं, हम अमन के लोग हैं, लेकिन अमन जो है वो ज़िल्लत के साथ मुसल्लत नहीं होता, अमन बराबरी के साथ होता है। और अगर भारत ये बात जितनी जल्दी समझ ले, नरेंद्र मोदी जितनी बात ये जल्दी समझ ले, उतना इस रीजन के लिए बेहतर होगा। बहुत भारत की नाज़ी स्टाइल पॉलिसी और इक़दाम के बाद भी सदर ट्रंप अपना कश्मीर पर सालिसी वाला किरदार अभी तक निभाते नज़र आते नहीं हैं। हमें क्लियरली कोई उनकी तरफ से कोशिश ऐसी नज़र नहीं आई है, एक्सेप्ट अ फ्यू कनेक्शंस एंड राब्ते एंड टेलीफोन कॉल। लेकिन आपको इस पर मायूसी है या आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल में कोई बेहतरी आ सकती है? मेरा तो ख्याल है कि ये बात बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मेरा ख्याल है कि पिछले जब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार बहुत मुस्तहसन रहा है। उन्होंने जो कल भी ट्वीट किया, वहाँ पर जो बात की वो सालसी ही की तरफ बात है। उन्होंने कहा है कि मैं जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सालसी ही कर रहे हैं ना, इसी को मीडिएशन कहते हैं। सो मैं समझता हूँ अमेरिका का किरदार मुस्बत है। इसको ज़्यादा जो है वो उनको चाहिए कि इस पे ज़्यादा ओपनली इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ लें। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुलवामा में एक बहुत मुस्बत रोल अदा किया था, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लाखों कश्मीरी उनकी तरफ देख रहे हैं, आलमी दुनिया की तरफ देख रहे हैं और दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि वो किरदार अदा करें। अच्छा फवाद, फाइनली आपका ओपिनियन भी लेना चाहेंगे। भारतीय इक़दामात और इसके बाद की सूरत हाल जैसी बन चुकी है, कहा जा रहा है कि ये कश्मीरियों की आखिरी लड़ाई है, अब जो भी होगा वो फैसला कुन होगा, तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे? काफ़ी बात इसमें रियलिटी है। देखिए हो क्या रहा है, लाखों इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से पाबंदी का सामना कर रहे हैं। हज़ारों नौजवान तो बाकायदा पाबंद सलासिल हैं। भारत के अंदर जो लीडरशिप जो ट्रेडिशनली दिल्ली हुकूमत की जो नैरेटिव है उसके ख़िलाफ़ थी, वो तो ख़िलाफ़ थी। मंजूर गिलानी साहब हैं, यासीन मलिक हैं, मीर वाइज़ उमर फ़ारूक हैं, ये तो ठीक है, ये तो पहले ख़िलाफ़ थे। अब वो लोग जो ट्रेडिशनली दिल्ली गवर्नमेंट का नैरेटिव उसकी सपोर्ट करते थे, वो भी उसके ख़िलाफ़ है। आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती आज क्या कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, शाह फैसल क्या कह रहे हैं, और कश्मीर से बाहर नबी आज़ाद साहब क्या कह रहे हैं, शशि थरूर क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम गिरफ्तारी से पहले क्या बात कर रहे थे। ये वो सारे लोग हैं जो कि दिल्ली का नैरेटिव आगे लेके जाते थे। अब भारत बिल्कुल तन्हा है। कश्मीर के अंदर उसने जुल्म और जबर के साथ लोगों को गिरफ़्तार रखा है और फ़लस्तीन नहीं है कश्मीर। फ़लस्तीन की आबादी तो 2 मिलियन है, यहाँ पे 8 मिलियन तो मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए हैं लोग। आप इतनी बड़ी आबादी को पिंजरे में किस तरह से कैद रख सकते हैं? सो जब ये तूफ़ान उठेगा, जब ये पिंजरा टूटेगा, जब ये जेलों से लोग निकलेंगे, तो कश्मीर के अंदर तूफ़ान बरपा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे। और उनका ये भी सही कहना था कि आप एग्जैक्टली कि आप लिटरली इट्स अ यूनिक सिचुएशन जो कश्मीर में है, वो आप किसी से मुवाज़ना उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। और इनका भी यही ख्याल है कि ये बड़ी फैसला कुन किस्म की जो भी इस वक्त होगा
that is going to have repercussions, it's going to stay for long. आज का दिन मुश्किल है, ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर में जितने भी लोग बसते हैं हमारे कश्मीरी बहन भाई, लेट्स होप एंड प्रे कि एवरीबडी स्टे सेफ और ये जो इनकी कोशिशें हैं ये जल्द रंग ले आएँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बाज़ औक़ात आपको पता है ना, कंपटीशन वैसे तो इनकरेज करते हैं पर्टिकुलरली बच्चों में, लेकिन जब कंपटीशन बहुत कट थ्रोट और कटिंग एज हो जाता है ना तो ज़रा नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आपको बस यही धुन लग जाती है कि आप किसी से आगे निकल जाएं या कोई आपसे पीछे चला जाए। बड़े-बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं या वैसे सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं, व्हेन दे आर इन कंपटीशन विद वन अनदर तो एडमिट नहीं करते, लेकिन कभी-कभार एडमिट कर भी लेते हैं, जैसे कि और हुमा कंपटीशन के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हेल्दी, तो इस कंपटीशन को हेल्दी ही रहना चाहिए, अनहेल्दी भी हो जाता है एट टाइम्स, तो बड़ी बारीक बड़ी थिन लाइन होती है। एग्जैक्टली, बड़ा मुश्किल है। बट एनीवे, बता आपको क्या रहे हैं, हम आपको बताएं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि मेसी से रकाबत यानी लड़ाई, हाँ थोड़ी सी दुश्मनी है, टिफ जिसको कहते हैं, तो उन्होंने एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाया है। और उन्होंने पुर्तगाल में एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू वो दे रहे थे और उन्होंने बताया कि वो मेसी के क्या भाई रकाबत आता है कुर्बत से और ये होती है कुर्बत, तो हमारा बिल्कुल उल्टा हो गया नैरेटिव। हाँ अच्छा, और दूसरा जो उर्दू शायरी में लफ्ज यूज होता है वो जो 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 इस रकीब से ऑपोजिट होता है वो भी प्लीज मुझे जरा बताइएगा, व्हाट इज दैट वर्ड? मैंने बतानी नहीं है बात, आपने मेरी सारी स्टोरी उल्टी कर ली है, मैं कर ही नहीं रही। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आखिरी मरतबा मेरी बात आपने खत्म शायरी की तशरीह में अल्फाज इस्तेमाल किए थे हमने, लेकिन जब भी जनाब मेसी ने कहा है कि जब भी वो ट्रॉफी जीतते हैं, रोनाल्डो ने कहा है तो मेसी को जलन महसूस होती है, और जब मेसी जीतते हैं तो उन्हें जलन महसूस होती है। तमाम रोनाल्डो का कहना है कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं कि उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाने में मेसी का हाथ है। मजीद रोनाल्डो ने कहा कि उनका मेसी के साथ एक उम्दा पेशा वाराना यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जिसकी वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहे। रोनाल्डो और मेसी इंफरादी तौर पर कोवेटेड बैलन डियोर का एजाज़ भी 5-5 बार जीत चुके हैं। तो बेसिकली इसकी बॉटम लाइन ये हुई that they admire one another, है ना, यही था ना अब्दुल्ला? I'll have to, हाँ they do admire one another, और अगर एक बेहतर करता है तो दूसरा उसके लिए खुश होता है। yes. लेकिन थोड़ी सी जलन वाला आंसर कहाँ पे आ गया? ये मेरा मुझे लगता है खैर anyway that's true, फायदा तो उन्हीं का होगा, वो दोनों एक दूसरे को we have other important issues to talk about, I guess let's move on, इसमें हम थोड़ा confused हो गए। शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने का बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने मुस्तरद कर दिया। हमारे कानून साज अवामी फलाह के कवानीन जाने क्यों बनने देते हैं। पाकिस्तान में कम उम्री की शादियाँ एक पुराना मसला है। कम उम्री में शादियों के बायस हमें कमज़ोर माओं और कमज़ोर बच्चों की बड़ी तादाद मिलती है, और माशरती मसाइल ज़ाहिर है इसके अलावा है। 30 अप्रैल को इसी बुनियाद पर शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने के लिए रमेश कुमार ने कौमी असम्बली में बिल पेश किया। हुकूमती रुकने असम्बली के इस बिल की मुखालफत से सबसे पहले हुकूमती वज़रा नहीं करती, यानी कि हुकूमती वज़रा की तरफ से सबसे पहले इस बिल की मुखालफत सामने नो कर दिया। वजारत तो छोड़े, मुझे अपनी इस असम्बली की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देना पड़े, मैं तैयार हूँ। इस चीज़ को छेड़ने से पहले इसको भेज दिया जाए इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास, उनकी जो राय हो, जय्यद उलमाए कराम वहाँ पे बैठे हैं, उनकी जो राय हो वो फिर इस ऐवान की राय होगी। हमारे 2 मिनिस्टरों ने बहुत बड़ी उसके ऊपर तकरीर की। मैं समझता हूँ ये नया पाकिस्तान नहीं है कि इस किस्म की तकरीर, ये अगर मैडम शीरी मज़ारी आज अगर अहम टाइम के ऊपर ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर अगर नहीं आती तो मैं तो समझता हम क्या मुँह दिखाते। अच्छा, लेकिन इस बिल के बारे में आपको बताएं कि ये बिल किसी ना किसी तरह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सामने आ गया। कमेटी चेयरमैन रियाज फतेहाना की सरबराही में होने वाले इजलास में इस बिल पर बहस हुई और फिर वोटिंग में कमेटी ने ये बिल मुस्तरद कर दिया। दुनिया के, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में शादी की कम से कम उम्र मुकर्रर है, और पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी के मसाइल देखते हुए तो यहाँ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, महसूस हो रही है। हमारे कानून साजों को ऐसे मामलात ज़्यादा संजीदगी से देखना होंगे और ज़्यादा इसमें क्या रेपरकशंस हैं, किस किस को इफ़ेक्ट कर रहा है, दिस नीड्स टू बी रियली लुक्ड इनटू। लेकिन इस वक्त तो खैर ये मुसरद ही हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के रुकन किश्वर ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। किश्वर साहिबा, शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने का कानून बनाने की कोशिश आप लोगों की कायमा कमेटी में ही रोक दी गई है, क्यों मेंबर मुखालफत में है इसकी? देखिए, कल लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में ये बिल आया था,
जिसकी मैं बांगे दौहल कहने को तैयार हूँ कि मैंने इसकी हिमायत की और इसकी हिमायत करती रहूँगी, क्योंकि इसके कई एक नुकात हैं। एक तो ये है कि ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला 18 साल से कम उम्र के बच्चे, लड़का हो या लड़की, कैसे कर सकते हैं। देखिए, लाइसेंस हमें 18 साल की उम्र में मिलता है, शनाख्ती कार्ड हमारा 18 साल की उम्र में बनता है, और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 18 साल की उम्र में हो। तो सिर्फ शादी ही क्यों 18 साल से पहले की जाए, इसलिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये बार आएगा। अच्छा, लेकिन आई एम श्योर कि वहाँ इतने वेल इन्फॉर्म्ड लोग बैठे हैं, कायमा कमेटी हो या कोई भी इदारा जो इस किस्म के डिसीजंस करता हो, कम उम्री की शादियों से जिस तरह माओ बच्चों की सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं और फिर माशरती मसाइल भी हैं, इस पर हुकूमत न्यूट्रल कैसे रह सकती है? मतलब दे हैव टू रियली डिसाइड। हुकूमत का हिस्सा होने की हैसियत से आप इस पर क्या कहेंगी? भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ती रही है और अभी तक बढ़ रही है, एक ओवर पॉपुलेटेड मुल्क है हम, और उसमें ये चीज़ उसको बहुत सपोर्ट करेगी। और तंदुरुस्त माँ और बच्चा हो तो कोई बात नहीं, बढ़ा लीजिए आप चाइना की तरह से आबादी। लेकिन जहाँ सेहत के मामलात भी ख़राब हों, वहाँ एक 14 साल की, 13 साल की, 12 साल की बच्ची की शादी की जाएगी, और जब उसके यहाँ बाल बच्चे पैदा होंगे तो उनकी सेहत की क्या ज़मानत होगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ सेहत के एतबार से ये इंतहाई नाक़िस फ़ैसला होगा कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी की जाए। सर, ये बताइएगा कि कम उम्री की शादियों के हवाले से हिंदू बिरादरी बहुत आवाज़ उठाती रही है, एक बहुत बड़ा मसला है। रमेश कुमार बुनियादी तौर पर इसलिए बिल लाए थे, क्या उनके लिए भी ये कानून साजी नहीं की जा सकती? देखिए, हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से रमेश कुमार की परेशानी अपनी जगह सही है, लेकिन हम बिल की हिमायत इस वजह से नहीं कर रहे। उनके ख़दशात इसलिए हैं कि फोर्स मैरिजेस काफ़ी बढ़ गई हैं और उसमें मज़हब की तब्दीली जो है वो बहुत सारे इख्तलाफात भी पैदा कर रही है और बड़ी अनहेल्दी चीज़ है। तो मुमकिन है वो इस नुक्ता नज़र से लाए हों, लेकिन इसमें बात हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू मज़हब की नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हम बुनियादी तौर पे ये देख रहे हैं कि बच्चे और बच्ची की सेहत के लिए, माशरती तौर पे उसके लिए ये शादी इंतहाई नामुनासिब फ़ैसला होगी जो कि 18 साल से कम के बच्चों की जाती है। फिर उसमें एक रास्ता और भी खुल जाता है कि देखिए, ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उसमें लोग कह देते हैं कि शादी, मैंने ख़ुद ऐसे वाक़यात देखे हैं कि लड़की 9-10 साल की और बूढ़ा मर्द 70 साल का, और मालूम ये होता है कि वो एक पैसों की डील हुई थी और निकाह के नाम पे उसके ऊपर पर्दा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रुकन किश्वर ज़हरा साहिबा अपना ओपिनियन दे रही थी एंड शी हरसेल्फ सेड कि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। वी विल मूव ऑन। हमारे गेस्ट हैं, हमारा इंतज़ार करें कुछ देर से, और बात बड़ी हमने अच्छी करनी है। जुमे को हम वैसे तो हर दिन ही कोशिश करते हैं कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर हो, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती का हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो एक टूरिज़म को किस तरह फ़रोग़ दे रही है, क्या क्या नई उन्होंने जगह ढूंढी हैं जिनको वो पब्लिसाइज कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे को सयाहों यानी टूरिस्ट की जन्नत बनाने के लिए पहली बार सियाहती पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करा दी है। पॉलिसी के तहत नए सियाहती मकामात की निशानदेही और सयाहों की उन तक आसान रसाई भी मुमकिन बनाई जाएगी। नई पॉलिसी में सियाहत को इंजन ऑफ ग्रोथ, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी है, और हाँ, इंजन ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली है भी अगर आप देखें तो, और तजीही शोबे भी करार दिया गया है। लाहौर से उम्मे फरवा की ये रिपोर्ट है, ये देखें, इसके बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। पंजाब अपने पुरफजा और खूबसूरत कुदरती सियाहती मकामात की वजह से दुनिया में जाना जाता है। सूबाई काबीना ने 20 जुलाई को पहली सियाहती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सूबे को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। सियाहों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। निजी शोबे को भी सियाहती मंसूबों में शिरकत और सरमायाकारी के भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट सियाहों को मुल्तान और भावलपुर के मजहबी
सकाफती मकामात, मुगलिया और बरतानवी दौर की यादगारों की तरफ मुतवज्जो कराएगा। थल, चोलिस्तान और सॉल्ट रेंज जैसे मकामात पर इको सियाहत का फरोग भी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। सियाहती पॉलिसी में टूर ऑपरेटर्स, NGO, सूफी टूरिज्म और फूड सेफ्टी के लिए कानून साजी, लाइसेंस का इजरा और इंफॉर्मेशन सेंटर्स का क़याम भी शामिल है। नई सियाहती पॉलिसी पर अमल दरामद की जिम्मेदारी टूरिज्म डिपार्टमेंट कमेटी को सौंपी गई है। 2 साल बाद इस पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। जियो पाकिस्तान के लिए उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वंडरफुल। हुकूमत पंजाब ने सूबे को सयाहों की जन्नत बनाने के लिए पहली बार सयाहती पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। पॉलिसी के तहत नए सयाहती मकामात की निशानदही और किस तरह से सारा कुछ होगा, इसी पे हम बात करते हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। चीमा साहब, शुक्रिया आपका। चीमा साहब, नई सयाहती पॉलिसी के हवाले से सबसे बड़ा सवाल तो जाहिर है यही है कि नए सयाहती मकामात बनाने से पहले तारीखी मकामात की हालत बेहतर करने का क्या सोचा है, क्योंकि पंजाब पर्टिकुलरली लाहौर और इसके अलावा भी कई शहर हैं जहां पर इतने हिस्टोरिकल स्पॉट्स हैं विच नीड्स योर अटेंशन। बेसिकली इसमें आप कह लें कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि जितने सियाहती मकामात हैं उनका तारफ़ लोगों को, उनकी अवेयरनेस तो हो। पंजाब और पाकिस्तान दोनों बड़े रिच हैं, आप कह लें कि सियाहती मकामात के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से। हमारी इंडस की जो आप कह लें एक तारीख़ है तकरीबन 6000 साल पुरानी, दुनिया में कहाँ इतनी ज़्यादा मतलब रिच हेरिटेज है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें टेक्सला को देखें, या आप कह लें यहाँ मतलब मुख्तलिफ तहजीबें हैं, सिखिज़म का सारा कुछ, सिखिज़म का देखें, आप कह लें जो हिंदुज़म की जो चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान में जितने आप कह लें मज़हबी मकामात हैं पंजाब में, उनके हवाले से बात करें। फिर यहाँ पे आप कह लें बुद्धिज़्म का जितना ज़्यादा रिच हेरिटेज है उसको देखें। तो एक बात है तारफ़, और दूसरी बात है कि उनको इस हवाले से आप कह लें कि इम्प्रूव करना कि वहाँ पे लोगों की एक्सेस ठीक हो जाए, वो मकामात जो हैं वो वेल मेंटेन्ड हों, वहाँ पे सिक्योरिटी हो, फिर लोगों के रहने की चीज़ें मतलब सहूलतें बेहतर हों, और उनके हवाले से हिस्ट्री जो है, या वहाँ पे जो कंपनीज लोगों को लेके जाएँ, गाइड्स जो हैं प्रॉपर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, वो मतलब आप कह लें टैलेंट डेवलपमेंट की बात या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो वो मतलब आप कह लें ये काम करने वाले हैं। सो हम 5 प्रांग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें आप कह लें कि सेफ्टी के हवाले से, एक्सेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आप कह लें कि अवेयरनेस के हवाले से, फिर उनकी फर्दर डेवलपमेंट के हवाले से, फिर उनको लिंकेजेस डेवलप करना कि एक ही जगह पे ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर सकें। उसमें 5 इलाके बहुत मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है। एक कोटली सतियाँ मकाम सबसे मैं समझता हूँ बेहतर, जो सबसे बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है हमें कोटली सतियाँ का, कि आप कह रहे मरी में इस वक्त जो है ओवर सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड एक चीज़ हो गई जहाँ पे ना वहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं, ना इतने लोग ठहर सकते हैं, और बड़ी थोड़ी स्पेस और फ्लो लोगों का ज़्यादा है। जी चीमा साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी मकामात हैं जो पिन पॉइंट किए हुए हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। कोटली सतियाँ का आपने जिक्र किया है, क्यों टूरिस्ट इस जगह पे जाएंगे, मतलब इसकी क्या खासियत है, अगर आप बता सकें। बेसिकली खूबसूरती की 3 चीज़ें हैं। खूबसूरती है बुलंदी में, खूबसूरती है ग्रीनरी में, और पानी में। पानी बड़ी खूबसूरती है और बहुत बड़ी, इंसान के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो कोटली सतियाँ में अगर जाएं तो कोटली सतियाँ 7035 फुट ऊंचा है। ये मरी से सिर्फ 450 फुट उसकी बुलंदी कम है, लेकिन ये दरियाए आप कह लें जहलम के किनारे पे है, और फिर इसका जो लैंडस्केप है वो मरी से कोई 3-4 गुना बड़ी है, और फिर कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे ये चीज़। सो आप कह लें, और फिर जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा थिक है और रश कम है। इस वक्त नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे प्रिजर्व होता है। सो बुलंदी, ग्रीनरी और पानी, दरिया जहलम साथ बह रहा है, और फिर सार कश्मीर का व्यू, ये मतलब चारों चीज़ें जो हैं उसको मरी से आगे ले जाती हैं। लिहाजा आप कह रहे कोटली सतियाँ जो है मुझे मरी से बड़ा डेवलप होता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अगली फ्लाइट ही लाहौर की लूँ और फिर आगे से कोटली सतियाँ पहुँच जाऊँ। अच्छा आपने जो है ना मंजर कशी की है। चीमा साहब, एक और चीज़, जब हम इंटरनेशनल टूरिस्ट का सोचते हैं या फिर हम भी ट्रैवल करें किसी और मुल्क में, तो टूरिस्ट गाइड जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जिक्र भी किया गाइड का, लेकिन क्या कोई ऐसा भी प्रोग्राम निकाला है जहाँ लोगों को भर्ती किया जाए और गाइड्स को वो लिटरल वो इन्फॉर्मेशन, वो एजुकेशन दी जाए ताकि वो ऐसे टूर्स को आगे लेके जा सकें? जॉब क्रिएशन भी होगी और लोगों की हेल्प भी होगी, जाहिर है। बेसिकली देखें, ये पहले तो ये समझ लें कि टूरिज़्म जो है ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पहली 3
जो कंट्रीब्यूटर हैं इकानमी में, मतलब एग्रीकल्चर की बात कर लें, इसमें इंडस्ट्री की बात कर लें और टूरिज्म की बात कर लें। सो मैं मतलब जस्ट एक मिसाल दूँ मैं, जस्ट तुर्की की, तो कुछ 40 मिलियन टूरिस्ट है। अगर 3000 रुपया भी अगर खर्च करता है एक टूरिस्ट मुल्क में आके, तो 120 अरब डॉलर की आप कह लें 120 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। इसी तरह मतलब आप कह लें सिंगापुर छोटा सा मुल्क, फिर मलेशिया की बात कर लें, फिर यहाँ पे हमारे पास लेकिन भूटान की बात कर लें, यहाँ पे नेपाल की बात कर लें, तो हमारे पास जिस तरह के लैंडस्केप्स हैं कि मतलब हमारे पास 8000 फुट से ज़्यादा अगर चोटियाँ देखें तो कोई 10-12 चोटियाँ बनती हैं। फिर बुलंदी, पानी और ग्रीनरी, तीनों चीज़ें इकट्ठी, मैंने दुनिया में इतने खूबसूरत ट्रैक कहीं नहीं देखे, कहीं मैंने दुनिया में आधी से ज़्यादा दुनिया फिरी मैंने कहीं इतने खूबसूरत ट्रैक नहीं देखे जहाँ ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिलें। और फिर उसमें आप कह लें कि इतना ज़्यादा आप कह लें रिच आपकी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री बुद्धिज़्म के हवाले से देखें, सिखिज़म के हवाले से देखें। मतलब जस्ट एक मिसाल दूँ मैं कि अगर ईरान और आप कह लें इराक की अगर देखें आप टूरिज़्म देखें तो 5 करोड़ लोग मुहर्रम में वहाँ जाते हैं, 5 करोड़ लोग। और यहाँ पे आप कह लें दुनिया में 10 कोई ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ सिख रहते हैं। उनका मक्का भी इधर है, मदीना भी इधर है। उनका अगर मक्का देखें तो वो आप कह रहे हैं, और करतारपुर देखें तो वो उनका मदीना है। बिल्कुल चीमा साहब, बड़ी रिच कम्युनिटी जो है, तो बहुत एवेन्यूज हैं। बेसिकली आपकी बात से हमें यही समझ आ रहा है कि फॉर द कैजुअल टूरिस्ट जो वैसे जाना चाहता है वो भी देख सकता है चीज़ें। रिलीजियस टूरिज्म का एक और एवेन्यू है। सो अगर इनको ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा डेवलप किया जाए, इनको ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो कोटली सतिया पता लग गया। लेकिन इसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म है, अगर उस पर प्रॉपर्ली फोकस किया जाए और उसे प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए तो यकीनन बहुत बड़ा ज़रिया मुमातला है जो कमाया जा सकता है। आप ईरान इराक की बात कर रहे हैं, आप सऊदी अरब की बात करें, वहाँ पे कितना टूरिज्म से जाहिर है एंड ऑल्सो इतनी एक्साइटमेंट होती है बिकॉज लिटरली जब हम कभी ट्रैवल करें मुल्क से बाहर जाए या मुल्क के अंदर, तो हम भी उन न्यू आईज के साथ, नई आंखों के साथ अपना ही मुल्क देख रहे होते हैं। एंड जस्ट टू एक्चुअली गिव एक्सेस टू अदर पीपल टू कम एंड सी दैट। जी बहुत सी बातें करनी है। एक अजीबो गरीब किस्म की, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मेंशन कर दूं, एक जो हम बात करेंगे राइट आफ्टर टॉप स्टोरीज अबाउट दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कि है MDM। हाँ लेकिन उसके बारे में हम बाद में नहीं हम रिवील करेंगे। लेट अस बिगिन विद दिस आवर टॉप स्टोरीज और उसके बाद जरा थोड़ा सस्पेंस करने दें प्लीज। ओके, टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। ट्रेनें ताखीर का शिकार, हादसात रिकॉर्ड तादाद में हुए, लेकिन शेख रशीद कहते हैं रेलवे में सब अच्छा है, काश मुसाफिर भी उनसे इत्तेफाक कर सकते। कचरे से भरा कराची मोहल्ले कमराज का गढ़ बन रहा है। ईद कुर्बान के बाद जहां सफाई मसला बनी, वहीं कोंगो वायरस ने भी सर उठा लिया है। और इल्म की लगन सच्ची हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। लाड़काना के 9 साला तालिब इल्म ने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, स्कूल की स्कॉलरशिप खुद ब खुद मिल गई। Very inspiring story. मेरा दिल हिल जाता है। बच्चे की शक्ल बदली हुई थी अगर आपने देखा। खैर एनीवे वी विल टॉक अबाउट हिम इन डिटेल। लेकिन पहले जरा रेलवे की हालत जार की बात मेरी वाली बात फिर आगे चली गई, थोड़ी सी आगे गई है, ज्यादा नहीं। आज करके उठेंगे, फिक्र ना कीजिए, वीकेंड से पहले आपकी बात हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन हम आपको बताना ये चाहते हैं कि वजीर रेलवे ने अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी है। सब अच्छा बताया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हालात कुछ और ही हैं। जाहिर है कि इसकी कोई और वजह होगी। वजारत रेलवे की कारकर्दगी की दावों पर मबनी इश्तहारात के बाद रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में वजीर रेलवे शेख रशीद अपनी कारकर्दगी बताते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान रेलवे तरक्की की राहों पर गामज़न हुआ है। हमने 4 बिलियन का खसारा कम किया, 80 लाख पैसेंजर बढ़ाए। अगर हम ऑयल के पैसे लगा लें और डॉलर की कीमत लगा लें तो हमने 10 बिलियन का ज़्यादा नफ़ा किया है। और अल्लाह के फजल से 300 कितने एकड़ ज़मीन हमने अरबों रुपए की खाली कराई है। ये ट्रेनें चलने के बावजूद हमने 35 लाख बचाया है, लीटर तेल भी बचाया है। फ्रेट हमने 4 से 7% उठाना शुरू किया है। कमांड एंड कंट्रोल इमरान खान साहब अता फरमाएंगे। अच्छा जी, आपको बताएं कि रेलवे मुसाफिर की सबसे अहम ज़रूरत बर वक्त मंजिल तक पहुंचना है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ट्रेन के स्केड्यूल मुतासर होने पर मुसाफिर परेशान हैं। घंटों का सफ़र दिनों में तय हो रहा है, लेकिन शेख साहब परेशान नहीं। बताया कि 15 सितंबर तक सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह 15 सितंबर से ट्रेनें टाइम पे हो जाएंगी। बारिश है, 1861 का ट्रैक है,
3 हमारे हादसे हुए हैं। इस पूरी गुफ्तगू में शेख साहब एक अहम चीज़ का जिक्र ना कर पाए, वो ये कि इस साल में 2-3 नहीं ट्रेनों के 89 छोटे बड़े हादसा हुए हैं, जबकि दर्जनों अफराद की जान गई है। माली नुकसान इसके अलावा है। सियासी बयानात और पेश गोइयों पर उबूर रखने वाले शेख रशीद महकमे में हर बुराई का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार देते रहे हैं, लेकिन रेलवे मुसाफिर तो आज भी खुश नहीं है। वजीर रेलवे ये भी देख लें, ज़रा किसी दिन जाएं रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिरों से गुफ्तगू कर लें, मुलाकात कर लें, खुद ही हालात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। 10-10 घंटे भी लोग जो हैं वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं और ट्रेनों का कुछ पता नहीं होता। जाहिर है जो दूसरे छोटे शहरों से आ गए और उन्होंने लाहौर से या किसी और बड़े शहर या किसी और शहर से सफ़र करना है जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, तो वो तो बैठेंगे ही, वहाँ पर कोई है लग्जरी तो मौजूद है नहीं। बिल्कुल, और ये अगर लगे आपको कि हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो हम जरा पता भी कर लेते हैं, बिकॉज हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना जावेद, सबसे पहले तो ट्रेनों के स्केड्यूल के बारे में बताइएगा कि मामूल पर आई हैं ट्रेनें या नहीं आ रही, जो हैं हुकाम ट्रेनों में ताख़ीर की क्या वजह बताते हैं, बताइएगा। देखिए उमा, सबसे पहले बता दूं कि 20 जून को हैदराबाद में एक हादसा हुआ था। उसके बाद से आज तक किसी एक दिन भी टाइम पे ट्रेनें नहीं गई हैं। 8-8 घंटे ट्रेनें लेट हैं। उससे कबल भी ट्रेनें लेट थी, लेकिन 20 जून के बाद रेलवे का जो शेड्यूल है बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ कि कोई भी ट्रेन अपने वक्त पर नहीं आ रही थी, ना वक्त पर जा रही थी। अच्छा, ये तो एक ट्रेनों का शेड्यूल है। इसके अलावा ना सिर्फ ट्रेनें लेट हुई बल्कि कई बार तो ये हुआ कि 2-2 ट्रेनें मनसूख करके उनके मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन में एडजस्ट करके उन्हें रवाना किया। और ईद के दिनों में यहाँ ये हाल था कि जब ईद स्पेशल ट्रेन चलाई गई और जो नॉर्मल जो लोग ईद से 1 या 2 दिन पहले अपने घरों को रवाना होना चाह रहे थे, तो वो ईद की से 1 दिन कबल और चांद रात को भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, लोग परेशान थे कि उन्होंने ईद अपने घर पे करनी थी, लेकिन रास्ते में उनकी ईदें गुजरी और यहाँ एहतजाज भी किया है। और सिर्फ ये चले एक मुसाफिर 8 घंटे इंतज़ार भी कर ले, लेकिन सूरत हाल जब ये हो कि प्लेटफॉर्म पर लाइट भी ना हो और पीने का पानी भी दस्तयाब ना हो, तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है। अच्छा, ये तो एक ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। इस सारी शेख रशीद साहब ने जो पॉलिसी बयान की वो एक अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी रेलवे हेडक्वार्टर में भी बात होती है, कराची में अफरान से बात होती है, तो रेलवे का जो स्टाफ है वो मौजूदा मिनिस्टर की पॉलिसी से खुश नहीं है। लोग नाला हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाएँ। लेकिन एक टेक्निकल बात यह है कि देखें, हमारी ट्रेनों का जो स्ट्रक्चर, लेट सपोज अगर 15 ट्रेनों का है, तो उस पर अगर आप 25 ट्रेनें चलाएँगे तो आपकी इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो तबाह होना शुरू हो जाएगा। अच्छा राना जावेद, ये तो शेख साहब को भी इदराक है, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि रेलवे अफसरान मेरी मुखालफत करते हैं ज़्यादा ट्रेनें चलाने की, लेकिन फिर भी मैं चलाऊंगा। स्टाफ का जिक्र तो आपने कर दिया, अफसरान का जिक्र तो आपने कर दिया, आवाम से आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं? वो मुतमईन है? क्योंकि पैदर पे काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल होती रही हैं गंदगी की और इशूज़ की, और ताख़ीर तो माशाल्लाह ऐसा लगता है मामूल की सी बात हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम परेशान है। इस वक्त भी मैं कैंडी स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ अगर आप मंजर देखें तो ऐसा मंजर है कि शायद कोई मज़ार का मंजर है कि लोग परेशान हाल बैठे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। रेलवे ऑफिसर्स की जानिब से 12 बजे के बाद शेड्यूल जो है वो अपडेट किया जाता है कि फला ट्रेन टाइम पे इस फला इतने घंटे लेट है तो इतने घंटे बाद जाएगी। अगर कम से कम बर वक्त ही लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इतने घंटे ट्रेन लेट है, तो लोग अपने घरों से देर से निकलें। यहाँ आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि उनकी ट्रेन जो है इतने घंटे ताख़िर का शिकार है। अच्छा, इसकी देखिए जो गंदगी वाली बात की, एक टेक्निकल मैं आपको बात बताऊँ कि शेख रशीद साहब की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाए। लोग इसलिए मुखालिफ हैं कि एक ट्रेन जब कराची आती है किसी भी शहर से, तो उसे 5 घंटे कम से कम चाहिए होते हैं। उसकी सर्विस होती है, उसकी सफाई होती है, उसका इंस्पेक्शन होता है और उसमें जो है पानी वगैरह की स्टोरेज वगैरह होती है। लेकिन अब ट्रेनें ज़्यादा हो गई हैं, तो एक ट्रेन को 1 घंटा मिल रहा है। अब उस ट्रेन में उसकी वजह से ना उसका इंस्पेक्शन सही हो पाता है, अंडर गेयर एक इंस्पेक्शन होता है कि रेलवे के इंजन की पूरी इंस्पेक्शन किया जाता है, ना वो हो पा रहा है, ना पानी स्टोरेज हो पा रही है, ना सफाई सही हो पा रही है, जिसके नतीजे में आपने देखा कि लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की कि खटमल तक जो है वो ट्रेन में जो है पाए गए। अच्छा, दूसरा कि एक रेलवे का सिस्टम होता है कि हर ट्रैक पर जो है कुछ किलोमीटर तक का जो एक ट्रैक होता है वो गैंगमैन होता है, जो कि लाइनमैन जिसे हम कहते हैं, उसके अंडर होता है कि जब कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो वो उसके बाद उस ट्रैक को टाइट करता है, नटों को। लेकिन जब बेहतर पे 1 घंटे बाद कोई ट्रेन आ रही हो तो वो उस ट्रैक को टाइट नहीं कर पा रहा, जिसके बायस जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो रहा है और ट्रेनें जो स्लिप होने के जो हादसा हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। खुद रेलवे ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारे गैंगमैन जो हैं वो ना इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं, ना ट्रैक की
जो है वो ट्रैक को जो टाइट कर पा रहा है, जिसके बायस जो है इंसानी जानों से खेला जा रहा है। ये बहुत बड़ा, आपको बताऊं, बहुत बड़ा मामला है जो आपने उठाया राना तो आपने बड़ी खतरनाक किस्म की बात बताई है कि ये तो हमें पता है, शेख साहब से हमारी बात भी हुई थी, सफाई सुथराई की जब बात हो रही थी तो उन्होंने अब एडमिट किया था कि टाइम शायद इतना नहीं है कि उनको साफ किया जा सके, लेकिन अगर वो नट बोल्ट जो भी टाइट करना होता है ऑन द ट्रैक्स, अगर वो भी नहीं हो रहा तो नो वंडर ये फिगर्स जो है 89 ऑलरेडी 89 हादसे हो चुके हैं नंबर। और अब ये तो क्रिमिनल ऑफेंस कहा जा सकता है। अब्दुल्ला, मैं एक चीज और बता दूं कि रेलवे का एक स्टाफ होता है, गैरेज एंड वैगन स्टाफ होता है। इसका काम ये होता है कि इसके 2 मेंबर जो है हर ट्रेन में जाते हैं। उनका काम ये होता है कि रेल अगर कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है तो वो उसकी मरम्मत करते हैं। 2 माह से जायद से वो सारा स्टाल पे कोई भी इनका बंदा ट्रेन में नहीं जा रहा। अगर ट्रेन कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है जंगल बयाबान में तो कोई मरम्मत करने वाला मददगार बैठे रहेंगे मुसाफिर। बहुत शुक्रिया राना जावेद, आपने कुछ बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात हमारे साथ शेयर किए हैं। और जाहिर है कि ये तो बहुत ही अलार्मिंग हाल है कि अगर नट टाइट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा स्टाफ को, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजर रही है और उसके लिए भी आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप ट्रैक पे वो ज़रूरी काम कर सकें जो ट्रेन के गुजरने के बाद आपने करना है। अच्छा, तो फिर तो ये काम हाथों से, ये मैनुअल काम होता है अभी तक। जाहिर है टिल डेट हम कहाँ पे, हम बुलेट ट्रेनें तो चला नहीं रहे हम लोग। कराची के डकैतों ने, डाकुओं की बात हो रही है, डकैतों ने अपनी तंजीम साजी कर ली है। हम मजाक नहीं कर रहे, वी आर नॉट करेंगे, ये सीरियस है। डकैत कौमी मूवमेंट नाम है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बताना चाह रही थी। डकैत कौमी मूवमेंट के 2 कारकुन भी पकड़े गए। DQM डकैत कौमी मूवमेंट। अच्छा जी, ये बताया आपको, ये गिरफ्तारी अजीज़ाबाद से हुई है। अरसलान और फरहान नामी ये मुलजिम व्हाट्सएप पर डकैतियां प्लान करने वाले ग्रुप का हिस्सा थे। पूरा एक ग्रुप है, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान का ग्रुप 8 से 10 मुबैना डाकुओं पर मुश्तमिल है और हर वारदात में 4 से 5 मुलजिमान हिस्सा लेते थे। मुलजिमान ने व्हाट्सएप पर डकैत कौमी मूवमेंट के नाम से ग्रुप बना रखा है और गिरफ्तार मुलजिमान वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, जिनके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान अरसलान फरहान ने अपने ग्रुप के हमरा अजीजाबाद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, मीठादर, खानादर, गार्डन के इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुके हैं। डकैत कौमी मूवमेंट का इंकशाफ एक दिलचस्प लेकिन तशवीशनाक खबर सर्टनली है। क्या शहर में इस तर्ज पर और भी गिरोह हैं? पुलिस को मुकम्मल तफ्तीश करना होगी। इसी पे बात करते हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अफजल नदीम डोगर साहब। डोगर साहब, थोड़ी सी हंसी भी आई लेकिन खौफ भी और आया कि ये अब मुनज़्ज़म भी हो गए हैं, प्रॉपर प्लानिंग हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मतलब चल क्या रहा है शहर? डकैत कौमी मूवमेंट। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है, हमारे आसपास के ही लोग हैं जो मकसद किसी वजह से जो अमूमन जो आता है कि बेरोज़गारी की वजह से उस पर जाते हैं, लेकिन इनका ऑर्गेनाइज होना जो है वो बहुत एक तशवीशनाक है। और ऑर्गेनाइज भी हमारे बिल्कुल एकदम जदीद उसके मुताबिक, जैसे कि हम हैं, हमने अपने फैमिली में ग्रुप बनाए हैं या दीगर उस पर वो किए हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली यूनिवर्सिटी तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी से जब बंदा एक दफ़ा होके आ जाता है तो कुछ ना कुछ उसका हासिल हो जाता है। जेलें जो हैं वो इनकी यूनिवर्सिटी हैं इन चीज़ों की, और ये एक दफ़ा नहीं 3-3, 4-4 मरतबा ये लोग पहले पकड़े जा चुके हैं। बिल्कुल, पहले गिरफ्तार हुए हैं। दो ही नहीं, इनके साथ थे कामरान, इससे पहले पकड़ा गया, वो भी इसी उसका था। 10 के करीब तादाद है इनकी, लेकिन इससे ज़्यादा आगे की जो अलार्मिंग सिचुएशन है ना, इससे मकसद ये नहीं है कि वारदात की इन्होंने आदत बनाई। इससे अगली जो चीज़ इन्होंने डिस्क्लोज़ की है वो ये है कि जैसे पुलिस में कोई शहीद हो जाता है या पुलिस में कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसका एक पूरा एक वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। तो इन्होंने भी अपना जो है इसके साथ साथ एक वेलफेयर बोर्ड बाकायदा तौर पर बनाया हुआ है कि 8 या 10 लोग मज़ीद मेंबरशिप इसमें लोगों की कह रहे हैं कि हो रही थी या होगी मज़ीद, जो आज़ाद हैं अभी वो भी ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे चीज़ों को। तो इसमें से एक इनके साथ का बंदा शहबाज पिछले दिनों नाज़िमाबाद में ज़ख्मी हुआ, गोली लगी उसको, तो उसका टोटल ट्रीटमेंट इन लोगों ने किया हॉस्पिटल में। ना सिर्फ ये किया बल्कि उसका फैमिली को जो था कुछ हेल्प भी की, उसकी हेल्प भी की। और इसी तरीके से जब कामरान इनके साथ का पकड़ा गया तो उसके लिए इन्होंने जो कानूनी चाराजोई के लिए इन्होंने जो पेमेंट्स थी उसकी फैमिली तक बाकायदा तौर पर पहुंचाते रहे। ये इन्हीं लोगों के इंकशाफात हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं अगर ये कर रहे हैं। जो इनके एक्चुअल इंकशाफात उसके साथ ये भी है मकसद जो उन्होंने वो तो एक ग्रुप बनाया ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक होता है किसी भी ग्रुप का सरबराह, कोई एक छोटी सी अपनी पार्टी से बना लिया ना ऑर्गेनाइजेशन,
इन्वेस्टिगेशन या उसका कोई चेयरमैन हो या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या उसका कोई प्रेसिडेंट हो, तो ये इनका सरगना कौन है? सरगना अभी मैं सच्ची बात है इस पर मजीद डीपली इतना वो नहीं हुआ। सरगना वही होगा जो इस ग्रुप का एडमिन होगा, वही मैं सोचना चाह रहा था। पुलिस जारी होगी, लेकिन ये सारी चीजें अभी अच्छा ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी हद तक, मीडिया की हद तक या सोशल मीडिया की हद तक तो चल रही हैं। सच्ची बात है, अगर जाके मैं अभी इसकी इन्वेस्टिगेट करूंगा तो जाके ये जेल जा चुके होंगे दोनों मुल्जमान। क्यों कि इनके ऊपर कोई अभी डकैती का चार्ज तो है कि इन्होंने डकैती फलां उसमें की, पुलिस उसमें उनको गिरफ्तार करे, फर्दर आगे बढ़ाए, क्योंकि इनके ऊपर जो इमीडिएट जो चार्ज था ना वो था असला बरामद होने का। ये एक वो सिंपल फार्मूला है कि कोई भी राह चलता अगर बंदा पकड़ा गया और वो कहता है कि मैं डाकू हूँ, मैंने 2 कत्ल किए हुए हैं, कत्ल तो बाद में देखा जाता है, उसको कानूनी तौर पर गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस उसके ऊपर 13 डी की एक एफआईआर दर्ज कर देती है कि जिससे असला बरामद हुआ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको अब 100 वारदातें जो पुलिस ने डिस्क्लोज की हैं, 5 या 6 थानों की हदूद पुलिस ने बताई है कि वहाँ इन्होंने की, तो 100 की डिटेल तो बहुत दूर जाके वो होगी। बेसिकली बात वहीं आ जाती है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो अगर ठीक हो, एक ही वारदात इसी को अगर इनके ऊपर जो है वो इन्होंने सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, अगर इनके ऊपर एफआईए में भी साइबर क्राइम के तहत एफआईआर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, अगर डीपली इन पे काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कुछ रोकथाम होगी। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि डाकू अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट, बिल्कुल पुलिस और उसके तरफ के आर्मी या हमारे दीगर इदारे जिस तरीके से करते हैं, उनकी फैमिली को पीछे सपोर्ट करते हैं ताकि हौसला अफजाई हो। अगर कोई मर जाता है तो उसको भी जमाली इमदाद देने की खानदान मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है। इंडस्ट्री बन गई ना ये, तो इंडस्ट्री तो देखें पहले हम कह रहे थे, लेकिन ये इन चीज़ों का सामने आना एक वाज़ेह शवाहिद है इस चीज़ के। जेलों में ये सारी चीजें परवान होती हैं। काम करना चाहे ना तो पूरा नेटवर्क भी पकड़ा जाएगा, वो क्रैकडाउन भी हो सकता है, सब पकड़े जा सकते हैं जितने भी लोग। सब ये अच्छा रास्ता नहीं मिल गया कि अब पता चल गया कि ये व्हाट्सएप मतलब इतने ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज हैं कि लिटरली मेडिकल इंश्योरेंस भी इनकी हो रही है, तो रिक्रूटमेंट भी हो रही है, सब कुछ। अब चूंकि पता चल गया है कि इस तरह काम कर रहे हैं तो ईजियर नहीं होगा, आसान नहीं होगा। ये तो देखें हम तक पहुंचा है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, ये तो एक बहुत आम सी बात है। सालों से हमने तो 20-22 साल हो गए ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हुए कि डाकू पकड़े जाते हैं, फिर आते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर वारदात करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि व्हाट्सएप से क्रैकडाउन करना या व्हाट्सएप से उन लोगों तक पहुंचना कितना आसान है? एफआईए का साइबर क्राइम विंग इसमें कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए वो इनके ऊपर कम्युनिकेशन, सहूलतकारी, फैसिलिटेशन ये करेंगे। व्हाट्सएप पे उन्होंने डकैती तो कोई नहीं किया ना, लेकिन उसको इन्होंने इस पर्पस के तहत इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि वो एक इनके ऊपर एफआईआर बन सकती है और वो हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को ये एक दूसरा इजी वे ये भी है कि डाकू अपने से रब्ता करने के लिए, ताकि उनकी कॉल ट्रेस ना हो या वो पकड़े ना जाएँ। पुलिस जैसे कि अमूमन कह देती है हमने व्हाट्सएप कॉल जो है वो पाकिस्तान में पिछले 3 साल हो गए, ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही हैं बल्कि मॉनिटर भी हो रही हैं, सुनी भी जा रही हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास इदारों के पास पूरा ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसके अंदर वो हो रही हैं। और ये लेकिन हर व्हाट्सएप नहीं, जो वो अपने सिस्टम में डाल देते हैं जिस व्हाट्सएप को, जिस नंबर को परसेप्शन ये था डॉक्टर साहब कि व्हाट्सएप कॉल करें तो वो ट्रेस नहीं होगी या रिकॉर्ड नहीं होगी। बहुत सारे केसेस जो कराची में पकड़े गए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो नंबर्स तो सारों के हैं ना, मतलब वो तो फिर भी ट्रेसेबल एक सिचुएशन बन सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए हैं। डेफिनेटली दिस नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कोई ना कोई तो इसका हेड है। जिस तरह हम एडमिन की बात कर रहे हैं, somebody is running it, somebody has the brains to come up with this idea कि हाउ इसको फैसले कर रहा है ना कि ये इस तरह से वेलफेयर का काम किया जाए और डाकुओं की फलाह के लिए भी कुछ इकदाम उठाए जाएं। पुलिस नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव इन दिस केस। और हम सुबह गंदगी और मक्खियों की बहुतात और एपिडेमिक जो मक्खियों और मच्छरों की सूरत हाल है इस वक्त शहर में, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ईद कुर्मा गुजरे हुए 10 दिन हो गए, मवेशी कब चले गए। कराची से कॉन्गो के केसेस अब भी रिपोर्ट हो रहे हैं। 27 मरीज अस्पतालों में पहुंचे, 13 जान की बाजी हार गए। मामले को संजीदा लेना होगा। कॉन्गो वायरस मवेशियों से फैलता है और इसीलिए ईद कुर्मा इस कॉन्गो का सीज़न होता है। और इस बार इससे पहले ही ये सिलसिला चल निकला था। कल भी महकमा सिंध ने कराची में मजीद 2 कॉन्गो वायरस में मुब्तला मरीजों का बताया है। दोनों मुतासरा अफराद मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इसी पे हम बात करते हैं। लाहौर से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और वो भी अस्पताल में एडमिट हैं। और बलूचिस्तान से भी डेफिनेटली एन एपिडेमिक सिचुएशन इसकी बनती चली जा रही है। और हमें ज्वाइन की है बिल्कुल इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी, हमारे पास पहले भी आ चुकी है। डॉक्टर साहब, दिस इज़ अलार्मिंग, मतलब इसके बारे में याद है हमने पहले भी बात की थी कि ये तो बढ़ना ही है। ऑब्वियसली कोई प्रिकॉशंस तो हम वैसे ही नहीं ले सकते। बारिशें हुई, ईद का गंद पड़ा, सब कुछ, और अब ये तो पूरा एक एपिडेमिक बन गया।
एग्जैक्टली एपिडेमिक बन गया है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो भी तो नहीं की गई ना। आपको इतनी दफ़ा मीडिया पे बताया गया कि भाई आप जो है वो एनिमल को इंस्पेक्ट करें, उसको क्लीन करें, जब वो उसका स्लॉटर कर लें तो उसके बाद जो है अच्छी तरह से नहाएं, या जब कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल करें और एप्रन पहन लें, और उसी वक्त जो है वो खालों को कवर कर लें। राइट है कि डॉक्टर साहब अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब 10 दिन बाद ये वायरस इतनी इसमें जान होती है कि इतने दिन मवेशी चले गए, कुर्बानी हो गई, सब कुछ हो गया। हाँ, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो 2 वीक्स का होता है। मतलब 2 वीक्स में अगर कोई इन्फेक्ट हुआ हो तो वो प्रेजेंट कर सकता है विद फीवर, ब्लीडिंग, और यही जो डेथ हो जाती है अगर सीवियर केसेस में। तो 2 वीक्स आपको एहतियात करनी होती है, और 2 वीक्स अभी रिसेंटली ही गुजरे हैं। तो दिस इज़ द पीरियड। और मैंने अपने प्रीवियस जब मैंने प्रोग्राम में आई थी तो मैंने यही कहा था कि एहतियात करें, लेकिन 2 हफ्ते के दौरान अगर एनिमल एक्सपोजर में आपको कभी बुखार होता है या कहीं से ब्लीडिंग होती है या थकन का एहसास होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो हम ऐसी दवाएं दे सकते हैं जिससे ये प्रोग्रेस ना करे। लेकिन पता है मतलब हमारी आवाम का ये अलमिया है कि लोग इन चीज़ों को ना बहुत कैजुअली लेते हैं। कहते हैं अच्छा इतने सालों से तो कुर्बानी हो रही है तो अब ये नया कहाँ से आगे जो मैं बता रहे हैं, और जो है पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ये अब बीमारियाँ होंगी। तो ये जब तक हम इस एटीट्यूड से नहीं निकलेंगे ना तो वो चीज़ें नहीं इम्प्रूव। अच्छा डॉक्टर साहब, कैन आई आस्क यू एक और चीज़, अगर आप बताएं देयर इज़ अ रिलेशन और नॉट, ये कोंगो वायरस का तो क्योंकि इतनी ज़्यादा हलाकतें भी हो गई हैं, हम मेंशन कर रहे हैं, और भी बड़ी चीज़ें शहर में अगर आप देखें फैली हुई है, जैसे गैस्ट्रो, मतलब हर दूसरे बंदे को देखो तो वो एक गैस्ट्रो सिचुएशन बनी होती है। उसके बाद डेंगू का भी एक सिचुएशन आपको पता है कि इस किस्म की हो रही है। ये इज इट बिकॉज ऑफ मलेरिया? एब्सोल्युटली मलेरिया आल्सो। इज इट बिकॉज ऑफ ये बारिशों का सिलसिला है, हम प्रिकॉशंस नहीं लेते, ये इस वक्त क्यों हो रहा है सब? एग्जैक्टली क्या है कि जहाँ जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना वो ब्रीडिंग प्लेसेस होता है फॉर मॉस्किटोज़। तो जहाँ आपने देखा है कि बारिश के बाद भी अभी हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक हमारे शहर में जगह जगह वो पॉन्ड्स और पूल्स बने हुए हैं जहाँ पे पानी है। तो ये पानी जो है ना वो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़। और फिर लोगों ने जगह जगह जो ईद का कचरा फेंका हुआ है, फिल्थ इतना ज़्यादा है तो वहाँ फ्लाइज भी ज़्यादा होती हैं। अब क्या होता है कि ज़ाहिर मच्छर जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारी डिजीज़, दैट इज़ उसमें डेंगू भी शामिल है, चिकनगुनिया भी शामिल है, मलेरिया भी शामिल है। तो जब तक उन मॉस्किटोज़ के ब्रीडिंग प्लेसेस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे और हम जो पानी है जो जहाँ पे जमा है उसको जो है एवैक्यूएट नहीं करेंगे, उधर सफाई नहीं करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो लग रहा था दिस वाज द रॉन्ग टाइम हमने सफाई मुहिम भी शुरू करनी, क्योंकि जो नालों का गंद था वो भी अब सड़कों पे है। Exactly. अब इतना बुरा हशर है कि और कोई स्प्रे आपको करता हुआ, मुझे तो अपने मोहल्ले में कोई स्प्रे करता हुआ नजर नहीं आया। अच्छा जहाँ कचरे के ढेर वहीं पे पड़े हुए हैं, वहाँ बारिश का भी पानी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो वो फ्लाइज भी ब्रीड करती हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि जहाँ नाला है उसी के साथ जो है ना वो फूड वेंडर का एक स्टॉल लगा हुआ है। अब वहाँ से मक्खियाँ लग रही हैं तो वो जो बन कबाब रोड पे मिल रहे हैं या समोसे मिल रहे हैं उस पे मक्खियाँ बैठी हैं, तो ऑब्वियसली गैस्ट्रो टाइफाइड का भी रिस्क बढ़ा है। एक बात जो है ना मेरे जहन में अटकी रहती है, अब जाहिर है आप फल की किसी दुकान से भी लें अगर आप, तो फलों पे पर्टिकुलरली अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, जाहिर है अंगूर को छील के तो नहीं खाना आपने, मक्खियाँ भरी पड़ी होती हैं। किसी भी जगह चले जाएं अनलेस एंड अनटिल कि आप इंडोर किसी जगह से ना ले रहे हो, और इंडोर भी किसी बाहर की जगह से ही आ रहे हैं जाहिर है, और उस पर मक्खी बैठी होती है। तो आम वगैरह आप धो लेते हैं, छील लेते हैं, केला आप छील लेते हैं, ये इस तरह के फ्रूट जो आपने डायरेक्टली कंज्यूम करने हैं, आड़ू हो गया, एट टाइम्स एप्पल हो गया, अंगूर हो गया, उसका क्या करें? अब अंगूर का एक एक दाना तो नहीं आप सर्फ से धो सकते। हाँ, लेकिन बेहतर ये है कि उसको भी पहले अच्छी तरह से वॉश करें ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही उठा के खा लेते हैं। लेकिन फिर भी पानी के थ्रू ही वॉश करेंगे, पानी के थ्रू हो जाता है, बैक्टीरिया बर्डन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो आप मतलब अगर अच्छी ऐसा अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा उसको पानी से साफ़ करके कि बिल्कुल वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, उसके बाद कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा जो है जो एक और चीज़ के अपने घर में अपने हाथों की सफाई का भी ख्याल रखें ना, कि लोग जो है हैंड हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और जब भी मतलब लोग वॉशरूम जा रहे हैं या खाना पका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त अपने हाथ या बाहर से होके आए हैं, कोई भी चीज़ आपने लगाई है, और खासतौर पे बच्चों को, अगर बच्चे तो खुद नहीं हाथ धोने वाले तो वो भी आपने बिल्कुल करना है। ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर मच्छरों से बचना है तो, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करी तो हमें कुछ तो अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए ना। तो बेस्ट ये है कि अपने घर पे नेटिंग करा लें या बेड नेट्स लगा लें,
तो उससे ये है कि 50 to 80% डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़बरदस्त आपने आइडिया दिया, बहुत शुक्रिया, आप इधर आई हैं। और ये नेट वाला हमने बहुत जगहों पे देखा भी है और बड़ा हमें एग्जॉटिक लगता है। हाउ प्रिटी इज दैट? प्रिटीनेस तो एक जगह है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है, तो आप अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी आप अगर आप कॉट्स वगैरह में सुला रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको नेटिंग करके सुलाएं। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी कुछ करे। ये सीजन है, हमने देखा है होते हुए, स्प्रेयर्स होते थे मोहल्ले में, वो गाड़ियां गुजरती थी, धुआं भर जाता था पूरे, वो दवाई छिड़की जाती थी, कुछ किया जाता था। अब तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। जी, लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि अगर आपका जो एरिया में जहाँ पे कचरा जमा होता है एक सेंटर है, लोग फिर भी रोड पे कचरा फेंकते हैं, वही प्लास्टिक बिन्स, वही घर का कचरा, वही बारे में तो समझे कि हमने ऑब्वियसली वो ब्रीडिंग प्लेस तो है ना, तो आप इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट तो करेगी, बट क्या हमारा अपना फर्ज नहीं है? हम अपने घरों को भी साफ करते हैं तो बाहर भी, मतलब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा मैं लोगों को कहूँगी, हमसे तो आप लोग यही बात सुनते रहते हैं, डॉक्टर साहिबा ने भी अब ये बात कर लिया कि खुदा के लिए अपना तो ये आदतें हैं और अपनी हाइजीन और अपना प्रॉपर एक एग्जाम्पल तो रखें। हम आगे बढ़ेंगे और एक और नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जो बड़ी ही इंस्पिरेशनल हैं और इनकी कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। सबसे पहले तो आपको याद कराएंगे सबीका शेख, एक वो पाकिस्तानी तालिबा थी जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमरीकी रियासत टेक्सास के एक स्कूल में पढ़ रही थी और वहीं एक शख्स की फायरिंग में वो जाँ बहक हो गई थी। हमने उनका जिक्र भी किया था। बहुत बड़ा सानहा था। अमेरिका में ही एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सबीका की ही कज़न शहीरा भी पढ़ रही थी। उन्होंने सिर्फ अफसोस के बजाय अमली इक़दामात उठाए और क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि गन कंट्रोल के लिए कांग्रेस में कानून साजी की कोशिश करेंगी और ये कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी। ये बिल एक दो बार नहीं 99 बार मुस्तरद हुआ, लेकिन शहीरा ने हिम्मत नहीं हारी और बिल आखिर रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन की मदद से द सबीका शेख फायर आर्म लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कांग्रेस तक पहुंच ही गया और ये कानून साजी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम था। अब शहीरा जो है एक और मिशन पर हैं और इनके ख्याल में दुनिया की आबादी का 51% नौजवानों पर मुश्तमिल होने के बावजूद दुनिया भर की कानून साज असम्बलियों में इनकी नुमाइंदगी सिर्फ 2% होना ठीक नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल ये सही बात करिए। इन्हीं से बात कर लेते हैं। शहीरा हमारे साथ है, शहीरा जलील अल बासित। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई कैन इमेजिन कि आपकी कज़न द वे शी पास्ड अवे और इतना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, ख़ासतौर पे वो एक्सचेंज स्टूडेंट हैं, आप भी हैं, इतनी एस्पिरेशंस होती हैं कि बहुत कुछ करेंगे। ये रास्ता तो आपने नहीं सोचा होगा कि मैं करूँगी तो बहुत कुछ, लेकिन दिस विल बी द वे। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट की नौयत से जाते हैं अमेरिका में और वो एक कल्चरल एक्सचेंज ही होता है, लेकिन कौन सोच सकता है कि बराह रास्त एक सियासी एक्सचेंज भी वो बन जाएगा। और मतलब वो एक्सपीरियंस मुझे अमरीकी कानून साजी के इदारों में ले जाएगा, ज़ाहिर कभी तस्वर नहीं किया था। और ये अमरीकी कानून साजी के इदारों में ले जाने तक का सफ़र क्या था? यही एक रीज़न बनी आपकी, ज़ाहिर है आपके कज़न का इस दुनिया से चले जाना, या उसके बाद कुछ लोगों ने आपको इनकरेज किया या किसी ने वो आपको रास्ता दिखाया और उसके बाद की स्ट्रगल भी आप हमसे शेयर करें कि हाँ? बिल्कुल, सबीका का वाक़या मेरे सेकंड ग्रेजुएट ईयर में हुआ था। पहले साल में मैं ऑलरेडी फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ काम कर रही थी, जिससे मुझे ऑलरेडी कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि अमरीकी सियासत दर हकीकत कैसी है। हम उसे बड़ा प्रिस्टीन समझते हैं, लेकिन वो कभी कभार यहाँ की सियासत से भी कदरे मुख्तलिफ और मुश्किल हो जाती है। जब सबीका का वाक़या हुआ तो एक नेचुरल इंक्लिंग थी, मतलब मैं ज़ाती तौर पे एक सियासी शख्सियत हूँ इन द सेंस कि आई थिंक हम में से हर शख्स पॉलिटिकल होता है, हर शख्स के अंदर एक सियासी जद्दोजहद होती है। तो मेरे लिए ये कोई सवाल नहीं था या किसी को पुश नहीं करना पड़ा कि शहीरा आप चूँकि एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल हु इज़ बीइंग डूइंग समथिंग, तो आप ये करें। वो तो एक नेचुरल इंक्लिंग थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मेंशन करनी चाहिए कि अमेरिका में अगर आपको याद हो, सबीका के वाक़े से पहले एक बहुत बड़ी मास शूटिंग हुई थी फ्लोरिडा में, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तहरीक जो कि स्टूडेंट लेड तहरीक थी, मार्च फॉर आवर लाइव्स के नाम से, वो जन्मी। वो मेरे सामने उभारी थी। तो ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस ही चॉइस थी कि जब मैं यहाँ से वापस जाती, सबीका के साथ मैं यहाँ आई वापस उसको लेकर, जब मैं वापस अमेरिका जाऊँगी तो इट वॉज़ वेरी नेचुरल चॉइस कि मुझे ये करना है। तो ऑब्वियसली उसको जब सबीका के साथ ये हुआ तो नेचुरली आपका और भी ज़्यादा रुझान उस तरफ हो गया होगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस? मतलब यू आर स्टडिंग और यू हैव स्टडीड, अब आप उस वक्त भी स्टूडेंट थी, एक बिल लिखना, मतलब इतने नुकात हैं उसके। डिड यू कंसल्ट एनी लॉयर्स? डिड यू कंसल्ट किसी को किया कि ये मैं किस तरह आगे लेके जाऊँ? द प्रोसेस हाउ विल इट बी?
पुश किस तरह किया? और कैसे पहुंचे? ऐसे तो नहीं कि एक दिन मैंने लिखा जी ये ले लें। हाँ, it's not like a letter to the editor. It took me nearly 7 to 8 months इस पूरे प्रोसेस को करने में, और यकीनी तौर पे सबसे मुश्किल मरहला ये था कि चूँकि मैं अमरीकी स्टूडेंट नहीं थी, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट थी जो अमेरिका में सिर्फ अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए गई थी। लिहाजा उस लॉ, हमारे पास एक खातून थी क्रिस्टीना वुड्स, जिनके अपने भाई की डेथ गन वायलेंस के नतीजे में हुई थी। वो एक ओरिजिनल ड्राफ्ट लेकर आई थी, एक बहुत ही ऑमनिबस और कॉम्प्रिहेंसिव 60 पेज का ड्राफ्ट था। सबसे पहले तो चूँकि मैं वाशिंगटन में थी तो मेरी पोजीशन स्ट्रैटेजिक थी इस हवाले से, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं कांग्रेस जा सकती थी, मैं सेनेटर से मिल सकती थी, जो कि मैंने किया। जब वो ऑमनिबस 60 पेज का बिल मैं उनके पास लेके गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि 60 पेज का बिल है, इसको रिजेक्ट होने में बहुत आसानी है। फिर मैं बैठी और मैंने उसको डीकंस्ट्रक्ट किया, लॉयर से बात की, वहाँ पे जो बहुत सारे गन वायलेंस प्रिवेंशन ग्रुप्स हैं उनसे बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिपब्लिकन कांग्रेस पर्सन से बात करी, क्योंकि एक्चुअल ऑपोजिशन उनकी तरफ से आती है, क्योंकि वो ये कहना चाहिए क्योंकि वो खरीदे हुए हैं, गन लॉबी उनको खरीद चुकी है बेसिकली, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका कनेक्शन है उनके साथ। अब वेरी क्विकली शहीरा, क्या आप इसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या होगा? तो अभी हमने बिल्कुल जब मेरे अमेरिका वापस आने से बिल्कुल एक दिन पहले वी इंट्रोड्यूस द बिल, 20 पेज का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिल है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस रिसेस में है, कांग्रेस वापस सेशन में आएगी सितंबर के अंदर, तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्ट है इस वक्त जहां हम लॉबी कर रहे हैं। हम रिपब्लिकन सेनेटर्स, रिपब्लिकन कांग्रेस पर्सन्स को आउटरीच कर रहे हैं, वहाँ की मीडिया को आउटरीच कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ की पब्लिक को आउटरीच कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के ऊपर है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। फेडरल लेवल पे इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यू आर होपिंग कि ये इसका कोई मुस्बत किस्म का कोई बिल्कुल निकलेगा। और सबसे अहम बात है कि 2020 में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रेटेजिक टाइम है क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिव बिल हम लेके जाने वाले हैं सदारती उम्मीदवारों के पास, और उनसे कहने वाले हैं कि आप इसको अपने प्लेटफॉर्म में इंक्लूड अपने एजेंडे का हिस्सा बनाएं। मुख्तसरन बता दीजिए, आप वापस आ गई हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने अमेरिका जाना है, क्या हो रहा है? बिल्कुल वापस नहीं जाना, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे यहाँ की अमली सियासत में आई वांट टू रन फॉर ऑफिस। 2023 में मेरा इरादा है कि मैं सियासत में दाखिल होंगी। उससे पहले वेरी क्विकली जो सबसे अहम काम मैं इस वक्त कर रही हूँ वो यूथ कोटा कैंपेन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन एज़ वेल। तो वो 30% नुमाइंदगी चाहती हैं, वो 5 नुकाती एजेंडा है जो चाहता है कि 195 कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान की यंग आबादी है, हम लोग 30% यूथ कोटा इंट्रोड्यूस करें 35 से कम उम्र के लोगों के लिए। शहीरा को हमने दोबारा बुलाना है, हमने सोच लिया कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आई कैन वेरी मच, इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि आप में वो स्पार्क है कि आप हम बहुत जल्द एज अ सियासतदान हमारे शो में रिमेंबर दिस नेम, रिमेंबर दिस फेस, दिस इज नॉट द लास्ट दैट यू हैव सीन ऑफ हर। इंशाल्लाह हम इनसे दोबारा बात करेंगे और डिटेल में, खासतौर पे ये कोटा सिस्टम वाली जो बात है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आब्दी साहब हमारा वेट कर रहे हैं, शुक्रिया आब्दी साहब। आब्दी साहब, मगरबी दुनिया की तालीमी इदारों में जदीद मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं ताकि मुसलसल बदलती जो डिजिटल दुनिया है इस पे इसके तकाज़ों को पूरा किया जा सके। क्या पाकिस्तानी आला तालीमी निज़ाम में ये तब्दीलियाँ फौरी तौर पर मुमकिन है? HEC इस पर काम कर रही है और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि ये डिग्रीज़ जो हैं वो फौरी तौर से लाई जा सकें, मगर अब वक्त है कि हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर को देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्टैंडर्ड जेनरिक डिग्रीज़ हैं जैसे BBA है या BScs है या इसी तरह LLB वगैरह की डिग्रीज़ हैं, उनको हम जो है वो जदीद बनाएं और उनके कैरिकुलम को मॉडर्न करें ताकि हम अपनी मार्केट प्लेस को और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस को उसकी डिमांड को मीट कर सकें। तो अगर हम फ़ौरन चेंजेस नहीं भी ला सकते तो ट्रांसनेशनल एजुकेशन जिसे हम TNE कहते हैं उसके बड़े मौक़े हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान को एक अहम मार्केट भी समझती हैं। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस या लिंकेजेस के ये जदीद डिग्रीज। शुक्रिया आब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शादियों का सीज़न है, उधर हमजा अली अब्बासी की शादी है इस वीकेंड पे, उधर अभी हसन अली की शादी हुई है, उन्हीं की वीडियोस वायरल हो रही चली जा रही हैं। उधर कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम की भी शादी होने वाली है। बिल्कुल जी, उनकी भी शादी हो रही है और तस्वीर ज़रा प्लीज़ दुल्हन की दिखाइएगा। अभी शादी होनी है अगले हफ्ते। हाउ प्रिटी इज़ शी, इनके बारे में हम आपको बता दें कि इमाद वसीम की ये जो वाइफ टू बी हैं ये ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, सानिया अशफाक इनका नाम है और पाकिस्तान में शादी है अगले हफ्ते। सो ऑफ कोर्स यू नो, मैं तो ऐसे कहने लगी हूँ मंडे को शादी है, मंडे को शादी है। कार्ड भी दिखाए ना भैया, वेन्यू हटा दीजिएगा, वेन्यू ना दिखाइएगा। कौन से शहर में शादी है? सारे फैंस पहुंच जाएंगे नहीं तो। कहाँ, कौन से शहर में शादी है? इस्लामाबाद में शादी। इस्लामाबाद में शादी, अच्छा इस्लामाबाद में होगी, ज़ाहिर है फ्रॉम इस्लामाबाद। ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म भी इनवाइटेड है और इस शादी पे 26 विच इज़ अ मंडे
और अगर मैं इस्लामाबाद में होती तो मैं ज़रूर जाती इस शादी पे। आपको बुलाया है ना, जैसे आप कह रही हैं। नहीं शादियों को कभी किसी ने गेट क्रैश नहीं किया। नहीं किया वैसे। क्या तो किया है? I'm the only one? हाँ, you're the only one in this Closing कर दो बस, अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह on Monday, so you have a great weekend, enjoy करें। बहुत सी शादियां हैं इस वीकेंड पे, तो हमने भी अटेंड करनी है। आज हमने भी जानी, हमारी एक टीम मेंबर की भी शादी है रीच की, so we'll be attending that wedding. And happy wedding, Reach. Yes.